बीपीएमएस की तरफ से इस कन्वेंशन अटेंड करने के लिए आ चुका है बीपीएमएस का ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी कॉमरेड वीरेंद्र सिंह, एआईडीएफ के जॉइंट सेक्रेटरी और हमारा बंगाल एरिया एमईएस यूनियन का सीनियर लीडर कॉमरेड बीके साहू, फेडरेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कॉमरेड स्वपन मुखर्जी, फेडरेशन के हमारा दोनों नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स भी इधर शामिल है, कॉमरेड विजय कौर और साजिल हिंदू, और हमारा इस कलकत्ता का एआईडीएफ का एफिलिएटेड यूनियंस है, अपार्ट फ्रॉम आरएफआई एंड एमएसएफ, डीजीक्यूए का कॉमरेड से इधर एमईएस का है, दमदम का है, काशीपुर का है, कांकीनारा 507 आर्मी बेस वर्कशॉप का है, ओटी हरिपुर कोलकाता का है। तो सभी कॉमरेड्स इधर शामिल है। ऐसा एक सिचुएशन में ये सेमिनार अपना यूनियन ऑर्गेनाइज किया, कारण आप सबको मालूम है यूपीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक्सिस्टिंग कितना भी एनपीएस कर्मचारी है उनके लिए 3 महीने का समय दिया, 1 अप्रैल से 30 जून तक 3 महीने का समय दिया सरकार की तरफ से। आप यूपीएस में जाना चाहता है तो आपको ऑप्शन दे सकता है, यू कैन गिव ऑप्शन इफ यू वांट टू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सो ये 3 महीने सरकार को भी क्रूशियल है, कर्मचारी को भी क्रूशियल है। तो इसको लेके फेडरेशन के एआईडीएफ का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग था बेंगलुरु में। 2 दिन का बैठक में इस पर्टिकुलर इश्यूज को लेके, एनपीएस यूपीएस का इश्यू को लेके बहुत चर्चा हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ। एआईडीएफ आपको मालूम है शुरू से एनपीएस के खिलाफ में है। तब 2000 में सरकार ने एनपीएस लागू किया, उसी समय से लेके एआईडीएफ इसको लगातार विरोध में है। बहुत आंदोलन किया, ऐसा रीजनल वाइज सेमिनार हम लोग ने किया, जंतर मंतर में बहुत दफा एनपीएस के खिलाफ में हम लोग ने प्रदर्शन किया। नेशनल काउंसिल जेसीएम का अंदर इस इश्यूज को रेज किया। तो हम लोग शुरू से ही एनपीएस के खिलाफ में हैं, पर यूपीएस को हम लोग कैसे सपोर्ट करेगा? और यूपीएस हम लोग का डिमांड ही नहीं था। तब सोमनाथन कमेटी बनाया, तो सोमनाथन कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा है एनपीएस में इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो उन्होंने बुलाया, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम को बुलाया। स्टाफ साइड की तरफ से हम लोग ने एक मेमोरेंडम उनको सबमिट किया, उसमें टोटली हम लोग एनपीएस को विरोध किया। हम लोग का सिंपल डिमांड है, सरकार कर्मचारी के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन नहीं होना चाहिए। सरकार कर्मचारी का मतलब 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनका ऊपर अलग अलग तरीके से सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स लागू है। वो केवल 8 घंटे के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रूल का अनुसार 24 आवर्स आप सरकार कर्मचारी हैं। आप बाहर भी कोई गलत काम करेगा तो भी इट विल बी ट्रीटेड एज ए मिसकॉन्डक्ट अंडर सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स। उसको लेके आपका ऊपर एक्शन ले सकता है। दैट मीन्स व्हाट? आप 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप एक अच्छा टेक्नीशियन है, वेरी गुड सीएनसी ऑपरेटर है, टूल मेकर है, मिल राइट है। आप 8 घंटा आरएफआई में, एमएसएफ में, बाकी फैक्ट्रीज में काम करने के बाद आप बाहर आके कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर सकता है। हमारा चेन्नई में बहुत स्कोप है, आवड़ी में हेवी व्हीकल फैक्ट्री में साउथ का ऊपर सीएनसी मशीन है,
हमारा टेक्नीशियंस है, कॉम्पिटेंट सीएनसी ऑपरेटर्स है, वो खुद डिजाइनिंग भी कर सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है। ऐसा आदमी को चेन्नई में बहुत डिमांड है। अब कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाके सीएनसी मशीन में 3 घंटा 4 घंटा काम करेगा तो 1000 रुपया आपको आराम से मिलेगा, लेकिन आप कर सकता है। अब किसी ने कंप्लेंट किया मैनेजमेंट को, आपका नौकरी चलेगी, बिकॉज यू आर बाउंड बाय सीसीएस कॉन्डक्ट रूल्स। अब इवन एक एलआईसी का एजेंट भी नहीं बन सकता, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का एजेंट भी नहीं बन सकता। इसलिए ब्रिटिशर्स के जमाने से सरकार कर्मचारी को पेंशन है, बिकॉज उनका 30 साल 35 साल सर्विस में कितना भी उनको तनख्वाह मिलता है, वो उसका जिंदगी में पूरा उसका खर्चा होता है। उनका बच्चा का एजुकेशन के लिए, फिर उसका शादी के लिए, एक छोटा मकान बनाने के लिए, और उसका पेरेंट्स को टेक केयर करने के लिए, उनका ब्रदर्स है सिस्टर्स है उनको टेक केयर करने के लिए। तो ये 30-35 साल में वो कितना पैसा एज ए सैलरी उसको मिला। रिटायरमेंट का समय किसी का पास भी बैंक बैलेंस रहता नहीं, तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक डिसेंट एंड डिग्निफाइड रिटायर्ड लाइफ होना चाहिए। आईएलओ भी वही बोल रहा है, ओल्ड एज पेंशन मीन्स he should have a decent and dignified retired life। किसी का ऊपर रिटायरमेंट का बाद डिपेंडेंट नहीं होना है, इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन। इंडिपेंडेंटली उसको सर्वाइव करना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है पेंशन। तो उस पेंशन के लिए वाई द गवर्नमेंट एम्प्लॉई शुड कंट्रीब्यूट, फंडामेंटल इश्यू वही है। कॉमरेड्स ने इधर बताया सुप्रीम कोर्ट का आजाद जजमेंट है, एक जजमेंट नहीं है। पेंशन इज ए राइट, पेंशन इज ए ह्यूमन राइट, पेंशन इज ए फंडामेंटल राइट, पेंशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पेंशन इज नॉट एन एक्सग्रेशिया पेमेंट, पेंशन इज नॉट ए बाउंडी, पेंशन इज नॉट ए गिफ्ट, पेंशन इज नॉट गिवन एट द स्वीट विल ऑफ द एम्प्लॉयर। ये सब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। लेकिन उसका बाद भी ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का डिक्टेट में हमारा देश में लागू किया। अब ऐसा एक स्टेट में हमारा सेमिनार हो रहा है वेस्ट बंगाल में, इधर अभी तक वामपंथी का सरकार था, बाद में तृणमूल का सरकार आया, लेकिन अभी तक इस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए आज भी पुराना पेंशन स्कीम चल रहा है। अब कुछ स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट आया, उन्होंने भी एनपीएस को विड्रॉ करके पुराना पेंशन स्कीम को लागू किया। उसका मतलब क्या? इट इज पॉसिबल। आप इकोनॉमिक रीजंस बोल के सरकार का ऊपर बहुत फाइनेंशियल बर्डन आ रहा करके एक सरकार कर्मचारी का पेंशन कैसे बंद कर सकता है? सो इफ स्टेट गवर्नमेंट का रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत लिमिटेड है, स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कारण हमारा संविधान का अनुसार बहुत सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए उनको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। उसका बाद भी अब वेस्ट बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस गवर्नमेंट था, उन्होंने एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लिया। उसका मतलब क्या है? तो इट इज ए क्लियर एविडेंस, इट इज पॉसिबल इवन इन स्टेट गवर्नमेंट्स, पुराना पेंशन स्कीम कंटिन्यू करने पॉसिबल है। इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। सो देयरफॉर सोमनाथन कमेटी के सामने हम लोग ने गया, हम भी गया, फर्स्ट मीटिंग में हम भी गया। अब हम लोग का मेमोरेंडम में है, वी आर नेवर डिमांडेड फॉर एनी इंप्रूवमेंट इन एनपीएस, आवर डिमांड इज ओनली वन डिमांड, रेस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, यही हम लोग का डिमांड है। तो वो सोमनाथन जी के सामने हम लोग ने विचार रखा।
अब सोमनाथन जी ब्यूरोक्रेट है, उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया। उन्होंने बोला देखिए साहब, हमारा तो मैंडेट क्या है, हमारा मैंडेट है एनपीएस में इंप्रूवमेंट करने का। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आप हमसे बात मत करो, डोंट डिस्कस एनी ओल्ड पेंशन विथ मी। कारण सरकार ने हमको 8 टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया। द मैंडेट गिवन टू मी by the government is only to recommend improvement in NPS and nothing about OPS. तो फिर हमने उनको बताया, हमने उनको बोला सोमनाथन साहब, आप बोल रहा है आपका मैंडेट है एनपीएस में इंप्रूवमेंट करने का, ठीक है, ऐसे ब्यूरोक्रेट आप सरकार का नीति को लागू करना आपका जिम्मेदारी है, आप बोल रहा है, लेकिन हम लोग का भी एक मैंडेट है ना। अगस्त महीने 2023 में रामलीला मैदान में 5 लाख का ऊपर सरकार कर्मचारी इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, टीचर्स, ये सब लोग आके, कितना नेता लोग बैठा है, रेलवे का, डिफेंस का, पोस्टल का, इनकम टैक्स का, अकाउंट्स का, ये सभी नेता लोग को उधर एक मैंडेट दिया। देयर इज अ डिक्लेरेशन अडॉप्टेड which was handed over to finance minister and prime minister. उस मैंडेट में क्या लिखा है? There is no question of any improvement in NPS. NPS खुद खतरनाक है, तो सरकार कर्मचारी का डिमांड है NPS को खत्म करो और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972 शुड बी रेस्टोर्ड। ये हमारा मैंडेट है, आपको सरकार का मैंडेट है, आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग को एम्प्लॉइज का मैंडेट है बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉइज। लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट बोल दिया, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड माई टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो इसीलिए फिर सेकेंड मीटिंग से एआईडीएफ ने उस मीटिंग को बाइकआउट किया, हम लोग नहीं गए। ठीक है, सब ऑर्गेनाइजेशन को उनका डिसीजन लेने का अधिकार है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बाकी लोग तो गए। अचानक एक दिन कॉमरेड्स, लास्ट ईयर अगस्त 22, मोदी साहब का सरकार तीसरा टाइम आने के बाद अगस्त 22 एक नोटिस आया, प्रधानमंत्री आपको मिलना चाहता हूं। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स टू मीट यू ऑन 24th of August 2024. You should be available in Delhi. वो सैटरडे है, 24th August was a Saturday. You should be available in Delhi anytime Prime Minister will call you. This was the notice. ये नोटिस, कोई एजेंडा नहीं, कुछ नहीं। तो लोग ये अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब को हम लोग का ऊपर इतना प्यार किधर से आया? बिकॉज एनी मीटिंग मीन्स एजेंडा शुड बी देयर, लेकिन इसमें कोई एजेंडा नहीं। पर हमने हमारा ओन सोर्सेस का थ्रू फाइंड आउट किया इस मीटिंग का पर्पस क्या है। कारण प्रधानमंत्री उस समय उक्रेन में था, उसी दिन 2 बजे उनका फ्लाइट का लैंडिंग का टाइम था, तो 5 बजे कैबिनेट का मीटिंग रखा, 6 बजे नेता लोगों को बुलाया मिलने के लिए। प्रधानमंत्री अभी तक सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का लीडर्स को भी नहीं मिला, 11-12 साल हो रहा है। अभी तक देश में कितना सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है, उनका लीडर्स को भी नहीं बुला के बातचीत नहीं किया अभी तक। लेकिन सरकार कर्मचारी का लीडर्स को बुला रहा है, अब वो भी कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन फिर बाद में पता चला 5 बजे कैबिनेट मीटिंग है, उसमें सोमनाथन कमेटी का रिपोर्ट कैबिनेट अप्रूव होने वाला है। उस अप्रूवल का डिसीजन सरकार कर्मचारी का संगठन का लीडर्स को बताने के लिए प्रधानमंत्री इन्वाइट किया। तो फिर एआईडीएफ का अंदर हम लोग ने चर्चा किया भी क्या करना है।
वेदर वी शुड गो। तो फिर हम लोग एक डिसीजन लिया। ऐसा ही तो स्वामीनाथन कमेटी का मीटिंग हम लोग ने एक मीटिंग के बाद बॉयकॉट किया। तो स्वामीनाथन कमेटी का खुद हम लोग ने बॉयकॉट किया। उस स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कुछ डिसीजन लेने वाला है, तो उस मीटिंग में हम क्यों पार्टी बनेंगे? हम लोग का डिमांड ही नहीं है इंप्रूवमेंट। तब मालूम नहीं था यूपीएस आ रहा करके। हम लोग का दिमाग में था एनपीएस का कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए स्वामीनाथन ने सिफारिश किया, वो सिफारिश को कैबिनेट अप्रूव करने वाला है। तो when we are opposing NPS, when we have boycotted स्वामीनाथन कमेटी, तो फिर प्रधानमंत्री का मीटिंग में वो भी प्रधानमंत्री डिस्कस करने के लिए बुलाया तो भी जा सकता है। इफ द प्राइम मिनिस्टर हैज इनवाइटेड द लीडर्स, अब एनपीएस के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, आपका विचार क्या है बताओ, आप क्यों एनपीएस को विरोध कर रहा है? डेफिनेटली वी शुड गो, उसमें कोई डाउट नहीं। हम लोग आके हम लोग का व्यू सबमिट करना है, लेकिन 5 बजे कैबिनेट मीटिंग में निर्णय करेगा, 6 बजे आपको बुला के इन्फॉर्म करेगा ये हमारा डिसीजन है, वो तो गलत है। तो फिर हम हमारा बाकी कॉमरेड्स को रिक्वेस्ट किया, ऐसा मीटिंग में हम लोग क्यों जाएंगे, व्हाई शुड वी? तो वी शुड बॉयकॉट एंड वी शुड गिव अ जॉइंट लेटर। हम लोग सब मिलकर दस्तखत करके प्रधानमंत्री को एक मेल हम लोग को भेजना है। Our demand is not for any improvement in NPS. We don't want any contributory pension scheme. हम लोग का डिमांड है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन। हम लोग का डिमांड है रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम विच इज गवर्न्ड अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1970। दुर्भाग्य है अब कोई एक्सेप्ट नहीं किया। उसका बाद फिर एआईडीएफ ने निर्णय लिया, ठीक है बाकी लोग जा रहा है तो जाएगा, वो तो उनका अधिकार है, लेकिन एआईडीएफ नहीं जाएगा। एआईडीएफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेगा। तो हम और हमारा अध्यक्ष पाठक साहब दोनों दस्तखत करके उसी दिन प्रधानमंत्री को एक ईमेल भेजा है। Why AIDF is boycotting the meeting called by the Prime Minister? विस्तार में हम लोग ने उनको चिट्ठी लिखा है। वो चिट्ठी हम लोग ने आपको सर्कुलेट भी किया, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहा। अल्टीमेटली 5 बजे एक नया स्कीम उन्होंने अप्रूव कर दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब अप्रूव होने के बाद नेता लोग को बुलाया, प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया आप लोग का डिमांड पूरा मंजूर है, हमने आपका डिमांड पूरा एक्सेप्ट किया। आपका बेसिक पे का 50% पेंशन आपको मिलेगा, फैमिली पेंशन आपको मिलेगा, मिनिमम गारंटीड पेंशन आपको मिलेगा, पेंशन का ऊपर डीए भी मिलेगा। तो आप लोग खुश रहिए, हो गया काम। अब उसका बाद पत्रकार का मीटिंग था, प्रेस मीट था। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और स्वामीनाथन, बाय द टाइम उनको कैबिनेट सेक्रेटरी का डिसिग्नेशन भी आ चुका है, प्रमोशन भी आ चुका है। तो दोनों बैठ के विस्तार में बताया, तो सब पता चला यूपीएस का अंदर क्या क्या गड़बड़ है। हम लोग इमीडिएटली स्टेटमेंट इश्यू किया, वी आर रिजेक्टिंग दिस। बहुत लोगों ने पूछा, पत्रकार भी हमको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, आप साफ विरोध कर रहा, कुछ भी सरकार करेगा आप विरोध करेगा। बोला ऐसा कैसा विरोध करेगा, अच्छा काम करेगा तो स्वागत करेगा, कर्मचारी के खिलाफ में कोई काम करेगा तो कोई भी सरकार हो, हमको क्या राजनीति है। अब कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, यूपीए सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, एनडीए सरकार हो, हमको क्या लेना देना। एम्प्लॉइज के लिए अच्छा काम करो, आप ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोर करो, हम आपको स्वागत करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। अब तो हमने निर्मला सीतारामन को वही बोला ना, निर्मला सीतारामन एक मीटिंग में हमको बोला, हमने तिरुचिरापल्ली गया, आपका लोग हमको काला झंडा दिखाया, ये बहुत गलत है। मैंने बोला मैडम तो काला झंडा दिखाया क्यों दिखाया, आप हमारा ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस का खिलाफ में काम कर रहा है। उसको उस समय कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ लेकिन चल रहा था।
अब कॉर्पोरेटाइज करने का, प्राइवेटाइज करने का कर रहा है तो प्रोटेस्ट तो करेगा। अभी आपका सामने हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा हूं, ये गलत डिसीजन है सरकार का, नहीं होना है। लेकिन इसी कुर्सी में आपका पहले एक मिनिस्टर था, उसका नाम है मनोहर पर्रिकर। हम उसको गली गली में अप्रिशिएट कर रहा है। उन्होंने राइटिंग में हमको दिया, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं करेगा। उन्होंने हमको चैलेंज किया, आप 2017 में, अभी हम 25 में हैं, लेकिन उस समय उन्होंने चैलेंज किया 2017 में आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का प्रोडक्शन का वैल्यू टर्नओवर 35,000 करोड़ होना चाहिए, उतना काम आपको मिलेगा। उन्होंने हमको आश्वासन दिया। उसका बाद जॉर्ज फर्नांडिस साहब से लेके कितना मंत्री से हम लोग लड़ाई किया, रिटायर्ड कर्मचारी का सीएसटी कैंटीन बेनिफिट किया, किसी ने हमको नहीं दिया, लेकिन पर्रिकर साहब ने दिया। तो गली गली में उसको हम अप्रिशिएट करेगा ना, हमको क्या प्रॉब्लम है? वो बीजेपी होने में हमको क्या प्रॉब्लम है, वो कांग्रेस होने में हमको क्या प्रॉब्लम है? हमारा एम्प्लॉइज का डिमांड उन्होंने एग्री किया, सेटल किया, हम उसको अप्रिशिएट करेगा। मुझे क्या प्रॉब्लम है उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। निर्मला सीतारामन जी का फेस में हम लोग ये बताया, अच्छा काम करो, अप्रिशिएट करेगा। तो पत्रकार को भी हमने वही बोला, अच्छा काम करेगा तो सपोर्ट करेगा, बुरा काम है तो हम क्यों सरकार को सपोर्ट करेंगे? सरकार ने हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को साफ टुकड़ा करके बर्बाद किया, हम क्या सरकार को सपोर्ट करेगा? हमारा एक कर्मचारी कितना दुख में है, कितना प्रयास में है, उतना तनख्वाह में कितना लॉस है उनको, एवरी मंथ माइनस में चल रहा है बहुत ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। माइनस को कवर करने के लिए एडवांस बुकिंग कर रहा है। वो एडवांस बुकिंग अल्टीमेटली उस वर्कर को प्रोड्यूस करके देना ही पड़ेगा ना। तो क्या हम अब सरकार को अप्रिशिएट करेगा? इतना बुरा सिचुएशन, हमारा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पूरा बंद। अभी कॉमरेड सिंह भी इधर बैठा है, कल स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत डिस्कशन हुआ। कम से कम 4,500 का ऊपर एप्लीकेशन है डिसीज्ड एम्प्लॉइज का, डिपेंडेंस का। अब एक को भी अपॉइंटमेंट नहीं है। पिछले 4 साल से क्या बेसिस में आपने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बंद करके रखा है? तो कॉमरेड विजय कौर और उनका साथी इधर बैठा है ईएमई में, गोको मॉडल बोला, पहले रिक्रूटमेंट बंद कर दिया, कुछ रिक्रूटमेंट के लिए सैंक्शन पब्लिश किया, बाद में उसको विड्रॉ कर दिया। उधर भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को बंद करके रखा है। इसका मतलब क्या है? इस सरकार को फिर क्या अप्रिशिएट करने के लिए क्या है? आज समथिंग बेटर इज देयर, समथिंग गुड इज देयर, तो जरूर अप्रिशिएट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उसमें हमको कोई कंजूसी नहीं है। बट अब ऐसा एक स्कीम लेके सरकार ने अनाउंस कर दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसका नोटिफिकेशन आने के बाद हम देख रहा है वो तो एनपीएस से ज्यादा खतरनाक है। एनपीएस से ज्यादा खतरनाक है कॉमरेड्स। अब लोग बोलता है उसमें गारंटी पेंशन मिलेगा, उसमें 50% मिलेगा, लेकिन अभी नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद द कैट इज आउट ऑफ द बैग करके अंग्रेजी में प्रॉवर्ब है, ये पूरा उसमें एम्प्लॉइज का खिलाफ में क्या क्या है पूरा बाहर आ चुका है। आप लोग सब एजुकेटेड लोग हैं, आप दोनों पढ़ा, एनपीएस का नोटिफिकेशन भी पढ़ा, फिर उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा वो पीएफआरडीए का भी नोटिफिकेशन, दोनों आ चुका है, दोनों आपका हाथ में है, वेबसाइट में है। क्या बेनिफिट है? सबसे पहले नुकसान उन्होंने यूपीएस में क्या किया? अभी आप बोल रहे हैं ना, क्या है ना, पेंशन इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, आप पेंशन आपका अधिकार बोल रहा है, पेंशन का नाम ही खत्म कर दिया। उस स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, लेकिन उस गैजेट नोटिफिकेशन का सबसे पहले वर्ड से लेके आप अंतिम तक किधर भी पेंशन का वर्ड यूज नहीं। पेंशन का नाम ही नहीं है, उसका नाम ही पे आउट। एम्प्लॉई को मिलेगा तो पे आउट, एम्प्लॉई का फैमिली को मिलेगा तो फैमिली पे आउट। पेंशन खत्म कर दिया।
आप बार बार ओपीएस ओपीएस ओल्ड पेंशन बोल रहा है। पेंशन हमारा अधिकार है, पेंशन हमारा राइट है, पेंशन आपका गिफ्ट नहीं है, पेंशन आपका एक्सग्रेशिया नहीं है। अब पेंशन बोल रहा है ना, हम पेंशन ही खत्म करेंगे। पेंशन का नाम ही नहीं है। नाउ इट इज कॉल्ड पे आउट। तो अभी आपको क्या पे आउट हमारा अधिकार है ऐसे थोड़ी बोल सकता है। कैन यू से पे आउट हमारा अधिकार है? तो शुरू उधर से ही स्टार्ट। उसका बाद कंट्रीब्यूशन एनपीएस में 10+14 एंड ऑल द 24% आपका अकाउंट में आएगा। 24% पूरा आपका अकाउंट में आएगा। उसका कितना रिटर्न आ रहा वो भी आपका अकाउंट में। लेकिन यूपीएस में क्या किया? 10% गवर्नमेंट का आपका कंट्रीब्यूशन, सरकार का भी 10% कंट्रीब्यूशन। इधर से 4% निकाल दिया। एक 4.5% जो अलग पेंशन फंड का नाम पर 8.5% वो अलग फंड में रख दिया। वो अलग फंड में रख दिया। ये भी एक गोलमाल किया उसने। फिर एनपीएस में क्या? आपका रिटायरमेंट का समय 60% पैसा आपको मिलेगा। 40% से आपको एन्युटी परचेज करना है। कितना पेंशन मिलेगा? उतना पेंशन मिलेगा। मरने के बाद वो पैसा 40% तो सरकार के पास रखा है ना, वो आपका नॉमिनी को जाएगा। तो एनपीएस में 100% पैसा आपको मिलेगा। लेकिन यूपीएस में क्या मिलेगा? आपका रिटायरमेंट का समय कॉर्पस में कितना पैसा है, केवल उसका 10% आपको मिलेगा। एक ऑफिसर हमको दिल्ली में बोला, अभी तो डायरेक्टर जॉइंट जीएम का रैंक में है, उसका और 15 साल सर्विस बाकी है। उन्होंने बोला हम तो एनपीएस क्लब में आया, हमारा रिटायरमेंट का समय है, आज हमको एवरेज 8% से 10% तक रिटर्न आ रहा है। तो हमारा अकाउंट में 2 करोड़ रुपया रहेगा। सो रिटायरमेंट का समय सरकार हमको उसका 10% देगा। दैट मीन्स आई विल गेट 20 lakhs ओनली। और 1 करोड़ 80 lakhs सरकार रखेगा, उसमें हमको पेंशन देगा। अब मरने के बाद हमारा पेंशन का 60% हमारा वाइफ को मिलेगा। वो भी मरने के बाद वो 1 करोड़ 80 lakhs विल गो बैक टू द गवर्नमेंट। हमारा फैमिली को किसी को भी नहीं मिलेगा। ऐसा स्कीम में हम क्यों ज्वाइन करें? बोला आपको कौन बोला ज्वाइन करने के लिए? एआईडीएफ तो विरोध कर रहा है। वी आर अपीलिंग। हम सभी केंद्र सरकार कर्मचारी को अपील कर रहा है, ऑप्शन मत दे दूं, पर आपको ऑप्शन दे। ये हो गया। उसका बाद ये 50% बोल रहा है ना इन्होंने, आपका लास्ट 12 महीने का बेसिक पे का 50% किसको मिलेगा? कौन उसमें एक पैसा भी विड्रॉ नहीं किया? आपको मालूम है 3 विड्रॉवल तो परमिटेड है। 3 विड्रॉवल एनपीएस एक्यूमुलेटेड अमाउंट से आप ले सकता है। अब हमारा तो कितना इंफॉर्मेशन है, मोर देन 30 to 40% एम्प्लॉइज, कारण उनके लिए जीपीएफ नहीं है, तो इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए वो किधर जाएगा? इसे विड्रॉ करता है। अब कितना विड्रॉ हो गया, प्रोपोर्शनेटली पेंशन कम हो जाएगा। 50% नहीं, वो भी उसमें लिखता है। तो पैसा भी नहीं मिलेगा। आपका पैसा वो रखेगा, केवल 10% आपको मिलेगा। आप और आपका डिपेंड मतलब स्पाउस, वुमन एम्प्लॉय है तो उसका हस्बैंड, अब मेल एम्प्लॉय है तो उसका वाइफ, ये दोनों मरने के बाद वो पैसा सरकार का खजाना में जाएगा। तो आपको क्या फायदा है? फिर आ गया वॉलंटरी रिटायरमेंट। आज पुराना पेंशन स्कीम में 20 साल का बाद आप कभी भी जा सकता है। आपका लास्ट बेसिक पे का 50% गारंटीड है। आप उसमें 40% कम्यूटेशन कर सकता है।
आप 75 उम्र तक जिंदा है तो आपको वापस मिलेगा कम्यूटेशन। अभी हम लोग फाइट कर रहा है 12 साल से वो पैसा वापस मिलना चाहिए। 80 उम्र तक रहेगा तो 20% पेंशन बढ़ेगा। 100 साल तक रहेगा तो आपका लास्ट बेसिक पे आपका पेंशन। ये सब ओल्ड पेंशन है। सप्लीमेंट्री फैमिली पेंशन है। विडो डॉटर, डाइवर्स डॉटर, अनमैरिड डॉटर, फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इन सब के लिए सप्लीमेंट्री फैमिली पेंशन का सुविधा भी है। अब इसमें कुछ भी नहीं है। वीआर के लिए रखा है 25 साल। यू कैन गो ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड गेट पेंशन ओनली आफ्टर 25 years ऑफ सर्विस। लेकिन 25 में भी आपको नहीं मिलेगा। बाय द वे, श्री कुमार आया, नौकरी में आया 20 साल उम्र। When I am 20 years, I got the job. 25 years service means 45 साल, 45, हमारा उम्र 45। 45 में हम बीआर जाने के लिए एलिजिबल है अंडर द यूपीएस। हमने बीआर दे दिया, पेंशन मिलेगा हमको। I have to wait for 15 years. I will get pension only after my superannuation age. ऐसा कोई कंडीशन है पुराना पेंशन स्कीम। इस 15 साल हम क्या खाएगा? अल्टीमेटली वॉलंटरी रिटायरमेंट में कौन जाता है? ओनली वेरी वेरी फ्यू, 0.001%। हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, हमको बिजनेस है, अब बिजनेस करना, बिजनेस में हम बहुत पैसा कमाएगा। अब इधर सरकार में क्यों काम करेंगे, हम बीआर लेके जाएंगे। ऐसा कितना लोग है? 0.001% भी नहीं। लेकिन 90% लोग, उनका हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है। उनका फैमिली में उनका वाइफ बेड रिडन हो गया। हमारा तो 43 इयर्स का अनुभव बोल रहा हूं। वॉलंटरी रिटायरमेंट में कौन जाता है? खुद हमको नौकरी में नहीं आ सकता। आई कैन नॉट ट्रैवल, आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट राइड ए मोटरसाइकिल। ठीक है, 20 साल हो गया, बीआर लेके घर में बैठो, कुछ पेंशन मिलेगा? नहीं तो वाइफ बेड रिडन हो गया, उनको देखने के लिए कोई नहीं है। नहीं तो एक फिजिकली हैंडिकैप चाइल्ड है, उसको देखने के लिए कोई नहीं है। नहीं तो पेरेंट्स, एक ही उम्र हो गया, 90 उम्र हो गया, उसको टेक केयर करने के लिए घर में कोई नहीं है। यही लोग बीआर लेके जाता है। तो उस आदमी, उनका पेंशन के लिए 60 इयर्स तक इंतजार करना, मतलब somebody goes on voluntary retirement आफ्टर 45 इयर्स, 45 उम्र का बाद कोई बीआर लेके जाएगा, 15 साल इंतजार करेगा पे आउट के लिए। ये भी खतरनाक है। फिर कॉमरेड्स, अब 3 विषय इसमें बहुत डेंजरस है। 3 विषय क्या है? एक तो क्या बोल रहा है? Once an employee covered under NPS who is in service on the effective date of operationalization of the UPS, operationalization date है 1/4/2025, इस महीने का अप्रैल का, exercises the UPS option, the outstanding NPS corpus in the employee's permanent retirement account number shall be transferred to the employee's individual corpus under the UPS scheme. उसका बाद एक दफा आपने ऑप्शन दे दिया, once you have given an option to switch over to UPS, it is irrevocable. ऑप्शन फॉर्म में ही लिखा है। I have understood all the pros and cons of UPS. वो सब अंडरस्टैंड होने के बाद ही हम यूपीएस के लिए ऑप्शन दे रहा है। I know that this option is final and this option is not irrevocable. So is it not a suicide? Is it not a suicide? देखो कॉमरेड, आज आप एनपीएस में हैं, you have got every authority to fight for old pension scheme. Why? आपने ऑप्शन नहीं दिया।
आपने एक 2004 के बाद नौकरी में आया, सरकार ने बोला अभी पुराना पेंशन नहीं बाबा, आपके लिए नया पेंशन है। तो हमारा पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो अनएम्प्लॉयड है, नौकरी मिल गया, हम घुस गया। हमको बोला है आपको एनपीएस है, आपका तनख्वाह से महीने में 10% रिकवरी होगा, लेकिन हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया। आई हैव नॉट गिवन एनी ऑप्शन, प्लीज गिव मी एनपीएस। तो इसीलिए आज आपको अधिकार है ये बोलने के लिए पेंशन इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आई वॉन्ट टू होल्ड पेंशन स्कीम, बिकॉज आप कोई ऑप्शन नहीं दिया। आज हम क्या बोल रहा है, आई डोंट वांट टू ज्वाइन यूर कंपनी बाबा। हम हाईकोर्ट में वही बोला ना, हम तो सरकार कर्मचारी में नौकरी में आया, हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर, हमने 50 अपॉइंटमेंट ऑर्डर कोर्ट में प्रोड्यूस किया। हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किधर भी ये कंडीशन है, हम कभी भी आपको कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा तो आपको क्यों जबरदस्ती आप कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा। तो अल्टीमेटली सरकार को बोलना पड़ेगा कोर्ट में, नहीं नहीं हम किसी को भी जबरदस्ती कंपनी में नहीं डालेंगे। हम उनसे ऑप्शन पूछेंगे, वो ऑप्शन देगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। दूसरा, आपने कोई कॉर्पोरेशन को दस्तखत नहीं किया, तो इसीलिए आप बोल रहे हैं हमको कॉर्पोरेशन नहीं चाहिए। अभी भी आप बोल रहे हैं ना, लोग बोलता है अभी सरकार क्या उसको वापस करेगा, सरकार ऐसा बहुत वापस नहीं करेगा, बट हमारा डिमांड हम थोड़ी सरेंडर करेगा। हम आज भी बोल रहे हैं ना आपका डिसीजन गलत है, आपने कॉर्पोरेट किया, साफ टुकड़ा किया, हिस्टोरिकल ब्लंडर है, हम बोल रहे हैं ना। मान लिए हम लोगों ने दस्तखत कर दिया कॉर्पोरेशन, कैसे बीएसएनएल में दस्तखत हो गया, मिंट में दस्तखत हो गया, लेकिन हम किधर दस्तखत किया, तो हमने दस्तखत नहीं किया, इसलिए हमको अधिकार है। आई डोंट वांट कॉर्पोरेटाइजेशन, विड्रॉ कॉर्पोरेटाइजेशन। सिमिलरली एनपीएस के लिए आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए आपको आज राइट है, आज अधिकार है। यू आर फाइटिंग, आई वांट ओल्ड पेंशन, दैट इज माई राइट। बट हियर सरकार बहुत क्लेवरली क्या किया, आपके ऊपर डाल दिया। आपने लिख के दे दिया ठीक है 50% मिलेगा, हमको डीए मिलेगा, हम यूपीएस में जाएंगे, दैट इज योर ऑप्शन। उसका बाद फिर आपको क्या अधिकार है, हमको पुराना पेंशन चाहिए करके फाइट करने का भी अधिकार नहीं ना देना। यू लूज योर राइट नो। अब किधर जाके बोलेगा हम यूपीएस पे हैं, हमको ओल्ड पेंशन दे दो। आप कोर्ट भी आपको पूछेगा तुम खुद साइन करके गया बाबा यूपीएस में, अभी इधर आके क्यों रो रहा है, पूछेगा नहीं पूछेगा। फिर साथियों कंडीशन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी इट इज मेड क्लियर that any employee who has exercised the unified pension option under NPS under this notification shall not be entitled, ध्यान में सुनिए, shall not be entitled for and cannot claim any other policy concession, policy change, financial benefit, any parity with the subsequent retirees etc. later including post retirement. खत्म खत्म। आफ्टर ऑल कॉमरेड्स, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में है, कोई भी सरकार है उनका 90% डिसीजंस तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में होता है, कोई भी हो। दिल्ली का चुनाव आ गया, 8वां पे कमीशन अनाउंस हो गया, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन नो। पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, एनपीएस इंप्रूवमेंट का कमिटी बनाया, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। दिल्ली का चुनाव, इनकम टैक्स का लिमिट 12। तो हमारा देश में सब डिसीजन का पीछे, अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल डिसीजंस होता है। अभी 29 में फिर पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा, सरकार का पास सब मशीनरीज है, उनका पास आईबी है, उनका पास रा है, उनका पास ईडी है, सीबीआई है, सब है। मान लीजिए मोदी साहब को खबर मिल रहा है
29 पार्लियामेंट चुनाव में हमारा ग्राफ और गिरेगा। 240 में हम पहुंच गया। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सपोर्ट पे सरकार चल रहा है। अभी 29 में अब 200 के नीचे भी आएगा। ऐसा एक परिस्थिति आने का समय वो भी सोचेगा, ठीक है, कम से कम देश में 10 करोड़ वोट तो है, सरकार कर्मचारी और उसका फैमिली, पूरा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पैरामिलिट्री सब मिलके हम ओल्ड पेंशन को रेस्टोर करें। ये 11 नंबर पॉइंट का अनुसार यूपीएस वालों को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एनी पॉलिसी चेंज, एनी पॉलिसी कंसेशन, एनी फाइनेंशियल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप भविष्य में दूसरा किसी का साथ पेंशन का पैरिटी आप डिमांड नहीं कर सकता। So when the government itself is clearly telling, I am not going to make any benefit for you in future if I decide something, हम भविष्य में कुछ डिसाइड करेगा, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। Then why should we opt for UPS, comrades? हमारा सवाल है, आप हमारा पैसा हमको नहीं देगा, हमारा पैसा आप पूरा रखेगा, केवल हमको 10% देगा, मरने के बाद हमारा फैमिली को भी वो पैसा नहीं मिलेगा। आप भविष्य में कोई पॉलिसी चेंज आएगा, उसका भी बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा, फिर हम इस स्कीम में क्यों जाए? फिर आज हम लोगों ने फाइट किया, इतना फाइट किया। सबसे पहले फाइट हुआ एएफके में, एक यंग लड़का का डेथ हो गया एनपीएस का, 15-20 साल का पहले। अब अचानक उसमें फैमिली पेंशन का प्रोविजन नहीं है एनपीएस में। सरकार से फाइट किया, नेशनल काउंसिल जेसीएम में डिस्कस किया, उसके बाद सरकार ने एक ऑर्डर इश्यू किया, प्रोविजनली उनका वाइफ को पुराना पेंशन स्कीम का अनुसार फैमिली पेंशन पेमेंट कर। सबसे पहले उधर से शुरू हुआ। उसका बाद वी फॉट विद द गवर्नमेंट एंड फाइनली सरकार ने एक ऑप्शन दिया एनपीएस कर्मचारी, वाइल इन सर्विस हमारा डेथ हो गया तो हमारा फैमिली को पुराना पेंशन का अनुसार फैमिली पेंशन दे। आप सभी ने ऑप्शन दिया, हिंदुस्तान का सभी एनपीएस कर्मचारी ने लिख के दिया, बाय द वे हमारा रिटायरमेंट का पहले वाइल इन सर्विस हमारा डेथ हो गया तो हमारा वाइफ को, हमारा हस्बैंड को, हमारा चिल्ड्रन को सीसीएस पेंशन रूल 1972 का अनुसार फैमिली पेंशन पेमेंट करिए। ये ऑप्शन आपका सर्विस रिकॉर्ड में है। बट इफ यू गो टू यूपीएस वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। वही एनपीएस में फैमिली पेंशन का प्रोविजन नहीं था, इसलिए आपको वो बेनिफिट दिया। यूपीएस में फैमिली पेंशन का प्रोविजन है, इसलिए आपको सीसीएस पेंशन रूल का अनुसार फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। देन व्हाई वी शुड गो टू यूपीएस? हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा। आई डोंट फाइंड एनी रिप्लाई। हम भी 42 ईयर्स अभी ट्रेड यूनियन में काम कर रहा है, भी बहुत स्टडी करता है, हम भी बहुत हम सोचता है, ट्रैवल करने का समय, अकेला बैठने का समय, कुछ इंटेलिजेंट लोग के साथ चर्चा करने का समय, हम भी बहुत क्रॉस क्रिटिसिज्म करता है। क्या हम गलत बोल रहा है, यूपीएस गलत है करके? ऐसा कोई है इस यूपीएस में? बट कॉमरेड्स, आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग गुड इन दिस यूपीएस। तो बट आई माई सेल्फ इज नॉट कन्विंस्ड। आई मीन्स व्हाट? नॉट पर्सनली श्री कुमार, द एंटायर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी कन्विंस्ड नहीं है, तो हम कैसे आपको एडवाइस करेगा आप यूपीएस में ज्वाइन करो? वी कैन नॉट डू इट, नो। सो देयरफॉर कॉमरेड्स, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी का मीटिंग का पहले ही हम लोग ने निर्णय ले लिया, हम यूपीएस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई एक्सेप्ट करना है तो उसका मर्जी है,
लेकिन वी विल नॉट एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए एआईडीएफ ने प्रस्ताव पास किया अभी अप्रैल 2 और 3 को। 3 महीने सरकार ने निर्णय लिया, 3 महीने का अंदर आपको ऑप्शन देना है। सरकार कर्मचारी का ऊपर एक चाकू है, 3 महीने का अंदर आपको ऑप्शन देना है। तो एआईडीएफ ने निर्णय लिया इस 3 महीने हम भी कैंपेनिंग करें। इसलिए हमारा यूनियन इधर इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया। दिस इज ए कैंपेनिंग। एआईडीएफ ने उनका प्रस्ताव में देश का पूरा केंद्र सरकार कर्मचारी, नॉट ओनली डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज, देश का पूरा केंद्र सरकार कर्मचारी को अपील किया, प्लीज डोंट ऑप्ट फॉर यूपीएस। ऐसा होगा तो सरकार को समझ में आएगा नहीं आएगा। 18-19 लाख का ऊपर कर्मचारी है अभी एनपीएस में, कारण अभी 25 ईयर्स हो गया ना कॉमरेड। अभी वी आर इन 2025, 2020 में 2022 में 2004 में इसको लागू किया, तो 25 ईयर्स तो हो गया, 21 ईयर्स तो हो गया। तो उसका मतलब क्या है, अभी इस 21 ईयर्स में कितना भी भर्ती हुआ वो सब तो एनपीएस का लोग है ना, पुराना लोग किधर है, उनका स्ट्रेंथ बहुत कम है। एंड इफ ऑल दी 16 लाख 17 lakhs whatever may be the number, if they don't give option, इन्होंने यूपीएस में ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया तो सरकार का पास से तो मैसेज तो जाएगा ना। एनपीएस को सरकार कर्मचारी ने रिजेक्ट किया, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड विद ऑल आवर पॉपुलर प्रचार, 50% मिलेगा, डीए मिलेगा, फैमिली पेंशन मिलेगा, सब मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, उसका बाद भी 99% कर्मचारी यूपीएस का ऑप्शन जून 30 का अंदर नहीं दिया। दैट इज अ मेजर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। सरकार का ऊपर इतना दबाव आएगा, सरकार को सोचना, कितना भी गवर्नमेंट सरकार, कितना भी एडमेंट गवर्नमेंट हो, उनको तो सोचना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल वी आर इन अ डेमोक्रेसी। तो किसान का कानून में क्या हुआ, ठीक है 700 लोग मर गया, 1.5 साल उन लोग ने बैठा, हम भी उस एक दिन उसका आंदोलन में शामिल था, टिक्की बॉर्डर में हम भी गया, उनका साथ बैठा। अल्टीमेटली सरकार को उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो कितना भी अडमन सरकार हो, कितना भी गवर्नमेंट सरकार हो, उस सरकार को इन अ डेमोक्रेसी यू हैव टू बाउ डाउन बिफोर द पीपल। So majority of the employees, if they don't opt for joining the UPS, that will be a pressure on the government to rethink about its position on old pension scheme. उसी के लिए हम लोग फाइट कर रहा है, उसी के लिए इस प्रचार कर रहा है। तो सरकार कर्मचारी को एक माइंडसेट से बाहर आना है, कारण ये एक माइंडसेट है ना, आपको 50% मिलेगा, हमको डीए मिलेगा, 10,000 रुपया तो मिनिमम गारंटी है, वो गारंटी एनपीएस में नहीं है, ये सब भी प्रचार तो चलता है ना। लेकिन आप उसमें डीप अंदर जाएगा तो हमने कितना विषय अभी आपका सामने रखा है, आपको पता चलेगा इसमें हमको क्या बेनिफिट है। बेनिफिट का अलावा तो आई एम सरेंडरिंग माई राइट, हम खुद एक ऑप्शन देके सरकार का सामने सरेंडर हो रहा है, बाबा हमको एनपीएस भी नहीं चाहिए, ओपीएस भी नहीं चाहिए, आप यूपीएस में हम ज्वाइन कर रहा है, कितना मिल रहा है हम उस पर संतुष्ट हैं। वाई वी शुड डू दैट, हम लोग का सवाल वही है, वाई वी शुड डू दैट व्हेन वी नो, व्हेन वी आर कन्विंस्ड, हम खुद कन्विंस्ड है ये स्कीम गलत है, इस स्कीम से कोई फायदा नहीं है, और हम क्यों ज्वाइन करेगा। अभी हमारा जनरल सेक्रेटरी ने कुछ सवाल हमारे पास दिया, अब सवाल सब तो एक ही है, अब हम अप्रैल में रिटायर हो रहा है, हमको क्या करना, हम तो बोलेगा आप यूपीएस में मत जाओ, वो तो हमारा एडवाइस रहेगा, बाकी तो आपको डिसाइड कर, हम दस्तखत नहीं कर सकता ना, आई कैन नॉट साइन फॉर यू, यू हैव टू साइन। अभी कोर्ट में बोला हम किसी को भी जबरदस्ती कंपनी का कर्मचारी नहीं बनेगा,
कल नहीं तो परसों आपको ऑप्शन पूछेगा, दस्तखत आपको करना है ना, हम नहीं कर सकता आपके लिए। हम ऐसे जनरल सेक्रेटरी हम लिख सकता है सरकार को, अभी भी हम लिख रहा है, अभी परसों मीटिंग है सरकार का साथ, उसमें भी हम बताएंगे। आप एक नोटिफिकेशन पब्लिश करो बाबा, कितना भी कर्मचारी 1 अक्टूबर 2021 वो हम फाइट करेंगे ना। तो सिमिलरली हम यूपीएस में भी तो वही है ना हमारा पोजीशन, हम क्यों ज्वाइन करेंगे, हम तो फाइट ही करेगा ना। हम यूपीएस में ऑप्शन देख के फिर रिटायर होगा, तो इसलिए वो लिखा है भविष्य में फिर आपको पैरिटी नहीं पूछ सकता है। 11 नंबर में वही बहुत क्लियरली वेटेड है, उसका साथ आप कंपेयर नहीं कर सकता। उसका मतलब हमने एक हाइपोथेटिकल बोला, कल मोदी साहब का दिमाग में ऐसा आ गया हमारा नंबर कम हो जाएगा तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोर करेगा, एनपीएस वाला पूरा रेस्टोर हो जाएगा, लेकिन यूपीएस वालों को नहीं मिलेगा। कारण वो खुद बोला है आपको नहीं मिलेगा करके, तो फिर ऐसा स्कीम में क्यों ज्वाइन करेंगे। और अप्रैल में रिटायर हो, मई में रिटायर हो, कभी भी रिटायर हो, हम क्यों जाएंगे, हम क्यों जाएंगे। तो हमने बोल दिया, वो भी एक सवाल है। इफ आई ऑप्ट फॉर यूपीएस, हमारा पैसा क्या होगा, आपका पैसा तो नहीं मिलेगा, आपको तो सरकार के पास रहेगा, 10% आपको मिलेगा। आपका अकाउंट में 70 लाख है, उसका 10% आपको मिलेगा 7 लाख, बाकी 63 लाख तो सरकार के पास रहेगा। उसी से आपको पेंशन मिलेगा, उसी से आपको फैमिली पेंशन मिलेगा। दोनों मरने के बाद वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, वो पैसा तो सरकार के पास चले जाएगा। ये तो क्लियर है। तो somebody is asking, हम मर गया रिटायरमेंट का पहले यूपीएस में, तो बोल रहा है ना आपको कितना पेंशन एलिजिबल मिलेगा उस समय, उसका 60% आपका फैमिली को मिलेगा। लेकिन हमने बोला ये 50% पेंशन किसको मिलेगा। एक पैसा भी कोई विड्रॉ नहीं किया एनपीएस में 35 साल सर्विस में फ्रॉम एनपीएस कॉर्पस, उन्हीं को ही 50% मिलेगा, उसका 60% मिलेगा फिर उनका फैमिली, 50% का 60%। लेकिन ऐसा कितना कर्मचारी रहेगा 35 साल सर्विस में, हम एनपीएस से एक पैसा भी विड्रॉ नहीं किया, ऐसा कितना लोग रहेगा। आज नहीं है, कल बेटी का शादी, बेटा को अमेरिका जाना है हायर स्टडीज के लिए, हमको विड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो कितना विड्रॉ करेगा उतना प्रोपोर्शनेट में हमारा पेंशन तो डाउन हो जाएगा। फिर 50% का गारंटी किधर है कमरेड। दूसरा, ओल्ड पेंशन में क्या है, ओल्ड पेंशन में मिनिमम पेंशन आल्सो इज 9,000, फैमिली पेंशन आल्सो इज 9,000। 18,000 रुपीज है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्टिंग पे, लेवल 1, उसका 50% है 9,000। उसका नीचे किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगा, फैमिली को भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो गारंटी है यूपीएस में 10,000 मिलेगा कर्मचारी को, फैमिली को मिलेगा 6,000। लेकिन ओल्ड पेंशन में मिनिमम दोनों को बराबर है, पेंशनर को भी 9,000 है, फैमिली पेंशनर को भी 9,000। तो फिर क्या फायदा है। डीए अभी 55% डीए है, ये क्या आपको 55% देगा। उसमें तो रूल में क्या बोल रहा है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करेगा आपको कितना डीए देना है। तो उनका आर्गुमेंट क्या है, हमारा स्कीम ही 1 अप्रैल से लागू हो रहा बाबा, ये 1 अप्रैल का पहले का डीए हम आपको कैसे देगा। The UPS itself is coming into effect only from 1/4/2025. तो डीए 0 से स्टार्ट होगा, 55% आपको कैसे देगा, वो भी इसमें क्लियर नहीं है। तो ऐसा परिस्थिति में ये पॉइंट भी एम्प्लॉय का फेवर में हमको नहीं दिख रहा है। अब किसी को दिख रहा है तो देन वी हैव टू डिबेट ऑन दैट। नहीं श्री कुमार, मिस्टर श्री कुमार आपकी गलत बोल रहा है, इसमें वो सुविधा है वो सुविधा है। इफ somebody tells that then we can debate on that।
तो हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये सब डिस्कस हुआ। उसके बाद तो हमारा निर्णय तो बहुत क्लियर है। दैट इज वाई 3 महीने का कैंपेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने फिक्स किया। तो पूरा हिंदुस्तान में अभी जगह जगह में ऐसा सेमिनार तो रहेगा, सेक्शन मीटिंग्स रहेगा। ये चीज अभी हमारा यूनियन ने अच्छा काम किया, सभी एनपीएस कर्मचारी को पर्सनली इन्विटेशन दिया। वो एक मूवमेंट है ना, इतना लोग आया, अभी बारिश भी हो गया तो मुश्किल, लेकिन इट हैज रीच्ड ईच एंड एवरी एनपीएस एम्प्लॉय, वो जेडब्ल्यूएम हो, चार्जमैन हो, वर्कर हो, कोई भी हो, उनका पास तो पहुंच गया। वी आर अपोजिंग एनपीएस, दैट इज द कैंपेनिंग। नो, कैंपेनिंग का मतलब क्या है? दिस इज द कैंपेनिंग। तो ये कैंपेनिंग चलेगा जून तक। कारण सरकार ने बोला जून का पहले आपको ऑप्शन लेना है, उसका बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे आने वाला का प्रोग्राम क्या है। वी कैन नॉट सिट क्वाइट, नो, हम साइलेंटली कोई बैठ सकता है। हमने विरोध किया, बस हमारा काम हो गया, हमने चिट्ठी लिख किया प्रधानमंत्री का, हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं बैठ सकता ना। वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज अवर नेक्स्ट। हम जून तक की क्यों वेट कर रहा है? हमको भी मालूम होना चाहिए कितना कर्मचारी यूपीएस ने ऑप्शन दिया, उसका मुताबिक ही आपका मूवमेंट तो स्ट्रेंथन होगा ना। अब एवरीबडी यूपीएस को आप ऑप्शन कर दिया, तो जो हम मोदी साहब के पास जाके, निर्मला सीतारामन जी के पास जाके क्या बोलेंगे? वो हमको नहीं बोलेगा, अरे तुमको कौन सुना बाबा, तुमने इतना प्रचार किया, तुमको कौन सुना? देखो सभी कर्मचारी ने यूपीएस को ऑप्शन दे दिया, और आप क्यों आके चिल्ला कर रहा है? पूछेगा नहीं पूछेगा? Therefore, but I am confident, AIDF is confident, we are confident। देश का कर्मचारी एनपीएस में आज कितना कर्मचारी है, दे आर ऑल कन्विंस्ड यूपीएस एनपीएस से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आई शुड नॉट ज्वाइन इन द यूपीएस। सो हम लोग जून 30 तक इंतजार कर रहा हूं। इन द मीन टाइम हम लोग का कैंपेनिंग प्रोग्राम तो चलेगा, तो जून 30 का बाद एक आइडिया मिलेगा, उसका मुताबिक फिर हम लोग का स्ट्रैटेजी, हम लोग का स्ट्रगल का तरीका, ये सब तो डिसाइड करना पड़ेगा। वो तो करेगा, वी हैव टू डू इट। फिर कॉमरेड्स, अभी सबका मन में है 8वां पे कमीशन। अब 8वां पे कमीशन हमने बोला तो दिल्ली का चुनाव आ गया, सरकार ने अनाउंस कर दिया। अब अनाउंस हो गया, 2-3 महीना हो गया। अब कौन चेयरमैन है, कौन मेंबर है, इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, अभी तक सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, लेकिन पे कमीशन तो अनाउंस हो चुका है। अब लोग से टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगा है। They have asked terms of reference from the staff side of the National Council cases। तो उसमें एआईडीएफ का तरफ से हमने सेक्रेटरी स्टाफ साइड को ड्राफ्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना के दिया। उसमें हम लोग लिखा है, द पे कमीशन हैज टू स्टडी अबाउट द रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, कारण कुछ लोग यूपीएस को सपोर्ट किया, यूपीएस को वेलकम किया। अब पे कमीशन का सामने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस करने का टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैसे रखेगा? लेकिन अल्टीमेटली सभी लोगों को कन्विंस किया, तो हम लोग का तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उसको इंक्लूड किया। द 8th पे कमीशन शुड स्टडी एंड रेकमेंड अबाउट द रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। हम लोग ये लिखे थे। मीटिंग भी हुआ, एक मीटिंग बुलाया डीओपीएल सेक्रेटरी, उसमें विस्तार में मैं नहीं बोल रहा हूं, एक विषय के बारे में बोल रहा हूं, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सब पे कमीशन में 2 इश्यू का ऊपर ही सब डिपेंडेंट था। 2 इश्यू क्या है? एक तो मिनिमम वेज, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेज। तो मिनिमम वेज कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द फिक्स्ड फैक्टर, उसी का अनुसार सबको बेनिफिट मिलेगा। तो अभी मिनिमम तनख्वाह का फॉर्मूला क्या है, वही बहुत सीरियस मैटर है। अभी तक तो 7 पे कमीशन हो चुका है, उसमें अब सेकंड पे कमीशन से लेके
अभी तक एक फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। वो फॉर्मूला क्या है? एक तो 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का नॉर्म्स 1957 में 15th ILC हुआ देश का आजादी का बाद। तो उस ILC मीटिंग में, ILC का मतलब क्या? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस मतलब ट्राइपार्टाइट, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, ये तीनों बैठ के मिनिमम वेज कैसे फिक्स करना है। तो 57 किधर है? अभी 2025 किधर है? 57 का टेक्नोलॉजी क्या है, 25 का टेक्नोलॉजी क्या है, 57 का रिक्वायरमेंट क्या है, 25 का रिक्वायरमेंट क्या है। अब 57 में ही ठीक है, अब क्या बेसिस है? रोटी कपड़ा मकान, ये तीन बेसिस को लिया। अब रोटी का मतलब क्या है? आई एम ए मेल member of the family. I am the head of the family. As a male, as a man, I am the head of the family. ठीक है? ये 57 का कॉन्सेप्ट है। तो हमको एक दिन कितना कैलोरी का खाना चाहिए? काम कर 8 घंटे काम करना पड़ेगा हमको, फिर हमारा हेल्थ मेंटेन करना है, उसके लिए कितना कैलोरी का फूड चाहिए। तो कैलोरी को कैसे कैलकुलेट करेगा? कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन ABCDEFGH, कितना मैंगनीज, कितना सोडियम, कितना पोटेशियम, कितना कैल्शियम, वो सब कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक अमेरिकन न्यूट्रोलॉजिस्ट था डॉक्टर आइक्रॉय, उन्होंने हमारा इंडिया का, इंडियंस का फूड रिक्वायरमेंट, इंडिया में क्या फूड अवेलेबल है, बहुत फूड विदेश में है, वो तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो हमारा देश में क्या फूड अवेलेबल है, उस फूड में क्या क्या है, चावल में क्या परसेंटेज फैट है, क्या परसेंटेज प्रोटीन है, अंडा में कितना प्रोटीन है, मीट में कितना प्रोटीन है, मछली में कितना है, दूध में कितना है, वो सब उन्होंने कैलकुलेट करके उन्होंने एक फार्मूला बना के दिया। उसका अनुसार मेल मेंबर के लिए 1 यूनिट, उस 1 यूनिट के लिए ये सब कितना फैट, कितना ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब निकाला। ठीक है, एक मेंबर का वो। फिर आ गया वाइफ, लेडीज। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उधर भी है, वो तो लेडीज है, डॉक्टर अकबर ने बोला लेडी है, उसको क्या काम? तो घर में खाना बनाना है, उसके लिए उसको कितना कैलोरी चाहिए। तो उन्होंने उसका बुद्धि में डिसाइड किया कितना ही मेन को कितना चाहिए, उतना उसका 80% फीमेल के लिए चाहिए। मेन के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ABCD ये सब चाहिए, उसका 80% वुमन के लिए चाहिए। इनफैक्ट वुमन डू डबल वर्क, एक मेल से ज्यादा काम करता है लेडीज। अब उसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट, उसका कैलोरी का रिक्वायरमेंट मेल से ज्यादा ही है प्रैक्टिकली, लेकिन उन्होंने फिक्स किया 0.8, तो 1.8 हो गया। फिर आ गया बच्चा, हम दो, हमारा दो, वही कॉन्सेप्ट था उस समय। सो 2 चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन का उम्र क्या रखेंगे? 14 उम्र रखा है, मतलब 14 उम्र तक चाइल्ड आपका डिपेंडेंट है। क्यों 14 रखा है? ILO का नाम से 14 तक आप चाइल्ड लेबर नहीं रख सकता। चाइल्ड लेबर का डेफिनेशन है 14 इयर्स। किसी को भी आप नौकरी में रखा है तो वो 14 उम्र का बाद नहीं रख सकता, 14 का नीचे रह सकता। इफ यू कीप इट देन इट बिकम्स ए चाइल्ड लेबर, इट इज अगेंस्ट द लेबर लॉस। तो 14 उम्र तक बच्चा आपका डिपेंडेंट है। सो 2 बच्चा, उनको दिया 0.6 यूनिट, सब जोड़ के बहुत दिया 3 यूनिट। फैमिली का मतलब 3 यूनिट, एक हस्बैंड, एक वाइफ, 14 उम्र का नीचे का 2 बच्चा, तो इट इज 3 यूनिट। तो पेरेंट्स को कौन देखेगा? पहले हमारा देश में ओल्ड एज, घर में ओल्ड एज पीपल है, पेरेंट्स है, माता है, पिता है,
उनको टेक केयर करना हम लोग का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग का सिस्टम ऐसा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एल्डर, यह हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अभी इट इज नॉट ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोन, इट हैज नाउ बिकम ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, एक लीगल रिक्वायरमेंट। पार्लियामेंट में सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास हो चुका है। सो इफ एनी पेरेंट्स, हमने खुद भेजा 2 पेरेंट्स को चेन्नई में, जाओ कलेक्टर के पास इस कानून का अनुसार कंप्लेंट। बच्चा ने उसको भगा दिया घर से, हमने खुद एप्लीकेशन बना के दिया, गो टू द कलेक्टर एंड गिव इट टू हिम बिकॉज़ ही इज रिस्पांसिबल, इस कानून का अनुसार कलेक्टर इज रिस्पांसिबल। गया कलेक्टर के पास, कंप्लेंट किया, हमारा बच्चा हमको खाना नहीं दे रहा है, कपड़ा नहीं दे रहा है, घर में हमको रहने का अलाउ नहीं कर रहा है। सीधा बुला दिया कलेक्टर, उसको यही कानून है, तुम जेल में जाएगा, 10,000 रुपया उसको आपको एवरी मंथ पेमेंट करना है उनका मेंटेनेंस के लिए। अभी मिल रहा है 10,000 रुपये तो उनके लिए, लेकिन आप सरकार कर्मचारी की हमारा नौकरी चले जाएगा, कारण यू आर वायलेटिंग ए स्टैट्यूटरी एक्ट, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट रूल्स का वायलेशन है, सीनियर सिटीजन एक्ट, पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ में है। तो हम लोग ने वही बोला, बाबा ये 3 यूनिट में कैसे चलेगा? अब लेडीज को कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रखेगा? उसको 0.8 यूनिट कैसे बोलेगा? उसको भी एक फुल यूनिट देना है। 14 ईयर्स आप बोल रहा है, लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद कानून एलटीसी के लिए, मेडिकल रिएम्बर्समेंट के लिए 25 उम्र तक बच्चा आपका डिपेंडेंट है, 25 का बाद ही आपको नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स उनको भी एक यूनिट ट्रीट करना, 1 यूनिट, दोनों बच्चा मीन्स 2 यूनिट, पेरेंट्स 2 यूनिट, हस्बैंड वाइफ 2 यूनिट, तो 6 यूनिट तो ऐसा ही होगा। अब 6 नहीं तो भी तो 5 तो करना पड़ेगा। तो 5 यूनिट के लिए कितना कैलोरी खाना चाहिए वर्कआउट करो। अब उस खाना में भी इफ यू, हमने बहुत स्टडी किया इसलिए बोल रहा हूं, खाना में बहुत आइटम नहीं, नमक नहीं, आप बिल्कुल नहीं करेगा। उस लिस्ट में चावल है, गेहूं है, दाल है, दूध है, मीट है, अंडा है, चिकन है, मटन, ये सब है। नमक नहीं है, चाय का पत्ती नहीं है, कॉफी पाउडर नहीं है, जागरी नहीं है, हल्दी तक नहीं है। बिना हल्दी क्या सब्जी बनेगा? तो ऐसा बहुत आइटम्स इस फूड का लिस्ट डॉक्टर अकराई ने बनाया, ये सब उसमें नहीं। फिर आ गया कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान नहीं, कपड़ा क्या बोल रहा है? 5.5 मीटर, 1 महीने के लिए आपको 5.5 मीटर कपड़ा। उसका मतलब क्या? लेडीज कैसे साड़ी पहनता है ऐसा ही आपको पहनना है, उसका स्टिचिंग चार्ज कौन देगा? 5.5 मीटर ठीक है, लेकिन 5.5 मीटर कैसे हम, हाउ इट विल बिकम ए ट्राउजर और ए शर्ट? तो उसका सिलाई का पैसा कौन देगा? दैट इज नॉट इंक्लूडेड। अंडर गारमेंट्स, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, कोई भी हो, बिना अंडर गारमेंट्स में कैसे चल सकता है? अंडर गारमेंट्स इवन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कपड़ा। 5.5 मीटर में सब टॉवल इंक्लूडेड नहीं है, बेडशीट इंक्लूडेड नहीं है, पिलो कवर इंक्लूडेड नहीं है। ये सब तो रिक्वायरमेंट है ना, ये सब का खर्चा किधर से आया? तो ये सब हम लोग ने आर्ग्यू किया। उसका बाद फिर मैंने भी बोला इसका अलावा अभी एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक एवरीथिंग इज ऑनलाइन। प्री केजी से लेके आप कितना भी हायर स्टडीज को जाओ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लैपटॉप चाहिए, पीसी चाहिए, एंड्रॉइड फोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। वो पैसा किधर से आएगा?
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का रिक्वायरमेंट है लाइफ का, वो पैसा किधर से आया? तो ये सब मिनिमम पे में जोड़ना पड़ेगा। उसका बाद ही एक ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का भी मिनिमम वेज कैसे फिक्स करना, अलग अलग जजमेंट्स है। तो ये सब मन में रख के आपको मिनिमम वेज फिक्स करना। हम लोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखे दे दिया। इवन लेबर मिनिस्ट्री ने अभी बोल रहा है, लेबर मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाया, उन्होंने खुद रेकमेंड किया 3 यूनिट में फैमिली नहीं चलेगा, मिनिमम इट शुड बी 3.6 यूनिट। वो तो मिनिमम वेज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, अनस्किल्ड वर्कर है, उनके लिए भी 3.6 है। तो सरकार कर्मचारी तो ऐसा थोड़ी नौकरी में आता है, एक वैकेंसी के लिए 5 लाख लोग अप्लाई करता है, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फिल्टर करके ही नौकरी में आता। अभी बंगाल में क्या हुआ, 25,000 टीचर का नौकरी चले गया ना। इर्रेगुलर प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता। इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट करके सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला? आप सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो नहीं किया, उसको निकालो नौकरी से। तो उसका मतलब क्या? When you come for a government job, you have to pass so many tests. उसका बाद ही आपको नौकरी मिलेगा। तो उस कर्मचारी को मिनिमम तनख्वाह फिक्स करने का समय, all these issues have to be taken into consideration. Then you have to come to a minimum pay. अभी तो 18,000 है मिनिमम पे, 18,000, 55% डीए है। मान लिया अगला डीए आपको, हमारा कैलकुलेशन में 4% तो मिनिमम, कारण 0.99 अभी कैरी फॉरवर्ड हो, 2.99 आ गया करके आपको 3% नहीं दिया, 2% दिया डीए। अब 0.99 कैरी फॉरवर्ड होके फिर जनवरी 1 तारीख आप जाएगा, जुलाई में आप आएगा, जुलाई 1 तारीख से आपको डीए देना है। मान लिए वो 4% हो गया, तो डीए विल बिकम 59%। 1/1/2016 में डीए विल बिकम दैट मच। अब दोनों मर्ज करेगा तो मिनिमम पे विल कम टू 28,000, 27,500, 28,000 तो आए। तो मिनिमम पे ऐसा ही तो अभी 28,000 है, उसका ऊपर कितना है? अभी आपने देखा, कोई पे कमीशन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई गेट मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। अचानक एक नोटिफिकेशन आ गया, फ्रॉम 1/4/2023 MP's salary will become from 1 lakh to 1,24,000. 1/4/2023 से उनको 24% वेज इंक्रीज कर दिया। नो डिस्कशन, नो पे कमीशन, नो डिमांड, नो हड़ताल, नो सेमिनार, नथिंग। अब अचानक नोटिफिकेशन आ गया, उसमें लिखा है एमपी का तनख्वाह 1 लाख से फ्रॉम 1/4/2023 इट विल बिकम 1,24,000। दैट मीन्स 24% उनको वेज हाइक आपने 1/4/23 में उनको 24% हाइक। उसके बाद 1/4/24, 1/4/25, 1/4/26 आया। तो उसी कैलकुलेशन में भी सरकार कर्मचारी को तो मिनिमम तो 40% तो इंक्रीज होना है। इसमें यूपीए सरकार ने दिया है कि गुजरात, इंद्रजीत गुप्ता, मधु दंडवते, इन लोगों का पीरियड में 40% तो दिया। उसी को ही 6 पे कमीशन भी ग्रेड पे का नाम पर 40% दिया। अब इस सरकार कितना देगा क्या मालूम है? एक तरफ आप लोगों का कैलकुलेशन, हमने तो कितना बोला उसका कैलकुलेशन, फिर हमारा सामने एविडेंस है। आप 1/4/2023 से एमपीस को 24% वेजेस हाइक किया, तो फिर हमको कितना हाइक करेगा? वो तो कर्मचारी नहीं है, इज नॉट वर्किंग, इज ओनली सर्विंग। सर्विंग के लिए 24%, वर्किंग के लिए फिर कितना परसेंटेज है? उनके लिए केवल साइन करने में अटेंडेंस होगा, लेकिन हम अटेंडेंस साइन करने में हमारा अटेंडेंस थोड़ी होगा। हमको काम करना है, प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन देना है, तो हमारा फिर कितना परसेंटेज तनख्वाह इंक्रीज करना है? तो ये सब आएगा पे कमीशन के सामने। वी हैव टू, अभी फेडरेशन ने डिसाइड किया, कुछ कमेटी हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनाएगा, उस ड्राफ्टिंग कमेटी पूना में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। अब 2 मेमोरेंडम तो जाएगा, एक तो स्टाफ सेट की तरफ से पे स्केल, अलाउंसेस,
अभी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को भी हम लोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रखा है, अभी 12th स्टैंडर्ड तक ही वो मिलेगा। हमने बोला ऐसे कैसे, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिलना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स बीटेक एमटेक एमबीए सभी के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलना चाहिए। व्हाई यू आर रेस्ट्रिक्टिंग अप टू 12th स्टैंडर्ड? 12th स्टैंडर्ड के बाद किसी को नौकरी मिलता सरकार में? तो ये सब विषय है। और आपका प्रमोशन पॉलिसी, सर्विस में कितना प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन में अभी एक इंक्रीमेंट मिलता है, ऑलरेडी हम लोग का डिमांड है व्हेन समबडी इज प्रमोटेड मिनिमम 2 इंक्रीमेंट्स का बेनिफिट मिलना है। तो ये सब है। सर्विस में मिनिमम 5 प्रमोशन होना चाहिए ऑफिसर्स का बराबर। एक ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी से आता है, कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचता है, कैबिनेट सेक्रेटरी छोड़ा एडिशनल सेक्रेटरी तक तो पहुंचता ही है। 5 प्रमोशन उनका मिलता है, हमको भी 5 मिलना चाहिए। फिर कुछ पे स्केल का मर्जर करना है, 18,000 और 19,000 तक क्या मतलब है? 19,000 का बात तो 20,000 रखा है, ये क्या मतलब है? तो ये सब खत्म करना है। All these things have to be, many pay scales have to be merged। अब स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ऐसा पे कमीशन इतना आसान काम नहीं है। लॉट ऑफ रिसर्च वर्क यू हैव टू डू। उसका बाद फिर आपको फेडरेशन की तरफ से मेमोरेंडम सबमिट करना है, उनके पास जाना है, डिस्कस करना है। फिर ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में उन्होंने क्या बताएगा नहीं बताएगा, ये सब इश्यूज। अभी कुछ रिटायर्ड कॉमरेड्स को हम देख रहे हैं। हमारा अमर हिंदू विश्व कौन है? हमारा पुराना कॉमरेड का नाम क्या? आप लोग बैठा है, ऐसा बहुत लोग इधर बैठा है। आप सबको निर्मला सीतारामन जी ने पार्लियामेंट में बोल दिया तुम लोग को पे कमीशन का कोई बेनिफिट नहीं है। फाइनेंस बिल का नाम पर हमारा सर्विस पे हम देखा, हमारा सर्विस क्या पूरा हिस्ट्री हमने पढ़ा। फाइनेंस बिल और सीसीएस पेंशन रूल का क्या संबंध? सीसीएस पेंशन रूल का अमेंडमेंट पार्लियामेंट में जाने का कोई जरूरत नहीं। इट इज अ पावर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बाबा साहेब का बर्थडे हम लोग परसों सेलिब्रेट किया। उन्होंने तो संविधान में लिखा है आर्टिकल 309, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पूरा एम्पावरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, और गवर्नर को पूरा एम्पावरमेंट है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। सरकार कर्मचारी का और पेंशनर का पूरा सर्विस कंडीशन बना। तो सीसीएस पेंशन रूल में कोई अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट में उसको फाइनेंस बिल में लेके आने का क्या जरूरत? लेकिन वो बहुत क्लेवरली किया। क्यों क्लेवरली किया? ये तो अब स्लोगन बोल रहा है ना, पेंशन इज माई राइट, पेंशन इज नॉट ए गिफ्ट, पेंशन इज नॉट ए बाउंडी, पेंशनर्स कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड थ्रू ए कट ऑफ डेट। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। उसका मतलब क्या है? कैसे फौजी लोग ने फाइट किया 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब क्या? देयर कैन नॉट बी ए डिस्पैच। अब 2005 में एक ब्रिगेडियर रिटायर हो गया, 2020 में एक ब्रिगेडियर रिटायर हो गया, दोनों में पेंशन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दैट इज 1 रैंक 1 पेंशन। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी डिमांड 5th पे कमीशन, कारण हम 4th पे कमीशन से इन्वॉल्व, 3rd पे कमीशन में हम नौकरी में आए। आई केम इन सर्विस इन 1979 when 3rd पे कमीशन वाज देयर। उसका बाद हमने यूनियन में आ गया, फेडरेशन में आया, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th 7th सब पे हम इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग का डिमांड क्या है? एक पेंशन, हम ऑफिसर लेवल में नहीं जा रहा हूं, एमसीएम। हम एमसीएम में HS1 में 5 साल 10 साल सर्विस होने के बाद रिटायर हो, हमको मिल रहा है एक्स पेंशन। उसी एमसीएम में एक पे कमीशन आने के बाद उसी 5 साल 6 साल सर्विस होके एक एमसीएम रिटायर होता, वो आपसे जूनियर है। हम तब एमसीएम था, उस समय वो ग्रेड 2 था, बाद में ग्रेड 1 हुआ, एमसीएम हुआ, वो भी रिटायर हो गया। उनका पेंशन और हमारा पेंशन में अंतर नहीं होना चाहिए। देयर कैनॉट बी एनी डिफरेंस, तो पैरिटी हैज टू बी गिवन। 5th पे कमीशन ने रिजेक्ट किया, 6th पे कमीशन ने रिजेक्ट किया, 7th पे कमीशन टू सम एक्सटेंट, 100% हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ पैरिटी देने का प्रयास किया।
इसलिए उन्होंने रेकमेंड किया पैरिटी के लिए पुराना पेंशनर को नया पे स्केल का मिनिमम से लेके रखो पहले। उसका बाद उन्होंने उस पोस्ट में कितना इंक्रीमेंट अर्न किया रिटायरमेंट का पहले, उतना इंक्रीमेंट स्टेज नोशनली वर्कआउट करके नया पे स्केल में उसको लेके आ, तो उसका 50% उसको पेंशन दे। सो द पैरिटी टू सम एक्सटेंट वाज गिवन। लेकिन ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला पेंशनर का पेंशन में डिस्पैरिटी करने का आपका कोई पावर नहीं है। सीसीएस पेंशन रूल में देयर इज नो अथॉरिटी फॉर द गवर्नमेंट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर पेंशनर। अब सरकार का पास क्या ऑप्शन है, उसको अग्री करना है। अच्छा सरकार है तो वही करेगा, इट विल बी एक्सेप्टेड। अब 8वां पे कमीशन के साथ बोलेगा ठीक है बाबा, ये कि 2026 का बाद कितना लोग रिटायर हो रहा है उसका पेंशन और उसका पहले उसी पोस्ट से उतना ही इंक्रीमेंट लेकर रिटायर हुआ एक पुराना आदमी, उन दोनों को पेंशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप ऐसा सिफारिश करो करके उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखना, लेकिन नहीं लिखा। उसका अलावा पार्लियामेंट में क्या कर दिया, पेंशन रूल अमेंड कर दिया। अमेंड करके पूरा अधिकार उन्होंने ले लिया। बहुत डेंजरस अधिकार है। उसका अनुसार टुमारो 1126 से एम्प्लॉइज के लिए पेंशन सैलरी रिविजन वेज रिविजन लागू होगा। अभी तक पेंशनर के लिए और सर्विंग एम्प्लॉय के लिए अलग अलग डेट नहीं होता है, लेकिन इस अमेंडमेंट का वजह से सरकार को पार्लियामेंट का तरफ से पूरा अधिकार मिल गया। वो बोल सकता है मिस्टर श्री कुमार आपने 1/1/2026 का पहले रिटायर हो गया, आपको 1/1/2026 से 8वां पे कमीशन नहीं मिलेगा, हम कोई डेट फिक्स करेगा उसी डेट से आपको मिलेगा। वो अधिकार सरकार ने इस अमेंडमेंट के थ्रू ले लिया। दूसरा, पुराना पेंशनर और फ्यूचर पेंशनर का बीच में पैरिटी होना है पैरिटी नहीं होना है, वो भी हमारा अधिकार है। साइलेंटली ये दोनों, अब कितना एमपी से सब पढ़ता है कॉमरेड, इतना बड़ा फाइनेंस बिल है, किसको मालूम है इसमें चैप्टर 4 में सीसीएस पेंशन रूल का जोड़ेंगे, फिर भी कुछ एमपी लोग तो पढ़ता है। तो उन्होंने फिर पार्लियामेंट में इसको ऑब्जेक्शन रेज किया। आप फाइनेंस बिल में ये प्रोविजन कैसे लेके आएगा, पेंशनर के खिलाफ में इतना अन्याय आप कैसे कर सकता करके डिस्कशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको कोई अधिकार नहीं करके हम वो, लेकिन उसका बाद तो पूरा देश में प्रोटेस्ट बहुत हो गया। सेक्रेटरी डीओपीएनटी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, हम भी अटेंड किया, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में था। तो हम लोग प्रोटेस्ट किया, सभी लोग प्रोटेस्ट किया। अब सेक्रेटरी पेंशन को ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब, कारण सभी लोग ने अटैक किया ना, इवन दो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी फोर्सफुली ये सब विरोध किया। अब उन्होंने बोला नहीं 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 आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, सरकार पेंशनर के खिलाफ में नहीं है, पेंशनर का कोई नुकसान नहीं करेगा, आप चिंता मत करो, ये मत करो वो मत करो करके चले गए। लेकिन अभी दिल्ली हाईकोर्ट में ये कितना डेंजरस गवर्नमेंट है वही बोल रहा हूं। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस आया सेम पेंशन पैरिटी का विषय। अब सरकार का वकील आके बोल दिया देखो साहब अभी आप इंटरफियर नहीं कर सकता, बिकॉज द पावर हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। अभी पैरिटी देना है नहीं देना है, कौन सा डेट से पेंशन देना है, वो सब डिसाइड करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। Therefore, this petition has to be dismissed. और वो सिंगल जज का कोर्ट था, उन्होंने क्या किया, ठीक है ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को नलिफाई करने के लिए सरकार ने पार्लियामेंट में ये अमेंडमेंट किया। तो वेदर दिस अमेंडमेंट इज वैलिड, हम इसको फुल बेंच को रेफर कर रहा हूं।
करके वो केस को डिस्पोज किया। अभी फुल बेंच में जाएगा, फुल बेंच में क्या आर्ग्यूमेंट होगा, क्या होगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार का उद्देश्य अभी क्लियर हो, कारण कोर्ट में खुद आके सरकार का सॉलिसिटर जनरल बताया अभी कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर। कैसे हमारा कॉर्पोरेशन के केस में बोला नहीं नहीं, ये पॉलिसी मैटर है, सरकार का कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर, ऐसा ही। तो अभी पुराना पेंशनर को भी फाइट करना है, एनपीएस वालों को भी फाइट करना, यूपीएस वालों को भी फाइट करना, एवरीबॉडी हैज टू फाइट इफ यू वांट जस्टिस। आपको न्याय मिलने के लिए, आपको जस्टिस मिलने के लिए फाइट करने का अलावा आपका पास कोई रास्ता नहीं, माय डियर कॉमरेड्स। सो देयरफॉर समय ज्यादा हो चुका है, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल अदर थिंग्स, ठीक है। बाकी कल स्टीयरिंग कमेटी का मीटिंग था, आपका बहुत इश्यूज डिस्कस किया। आज चार्जमैन एलडीसी का भी नोटिफिकेशन भी आ गया। नॉन टेक्निकल को 31/12/2025 तक कितना वैकेंसी है वो पूरा मिलेगा, लेकिन टेक्निकल को 12 जून का बाद फिर नहीं मिलेगा, कारण अभी 100% प्रमोशन हो गया चार्ज। वो भी दिल्ली हाईकोर्ट में केस पड़ा है, इसलिए हमारा सीनियर एमसीएम भी बिना चार्जमैन का प्रमोशन रिटायरमेंट में खा रहा है। ये सब कल का स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग में बहुत इश्यूज बात किया। आपका छुट्टी का विषय, 2 घंटे का शॉर्ट लीव नहीं मिल रहा है, उसको वेजेस नहीं दे रहा है, प्रैक्टिस एक्ट में कितना एम्प्लॉय है उनको तकलीफ है, ये सब इश्यूज। ब्रीफ केस अलाउंस 4200 वालों को नहीं मिल रहा है, आपका आरएफआई में अभी तक डीए अरियर्स पेमेंट नहीं किया है, बहुत इश्यूज। हॉस्पिटल का इश्यू, हॉस्पिटल का कंडीशन बहुत खराब है, दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, सब विषय कल का मीटिंग में बात किया। अभी परसों दिल्ली में 21st जॉइंट सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप में भी मीटिंग है, वो मीटिंग में भी हम लोग ऐसे इश्यू रेज करेंगे। लेकिन साथियों, इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है? इतना प्रयास करके हमारा यूनियन सभी एक वर्कर को अप्रोच करके इस सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। आप लोग भी अभी 8 बज रहा है, आपको घर जाना है। क्लाइमेट भी स्टार्टिंग में बहुत बारिश हुआ, उसका बाद भी आप लोग सब इधर शामिल होकर अंतिम तक इधर बैठा है, सो इसका फायदा होना चाहिए। If you want to fight against a strong government, and this is a strong government, this is an adamant government, थोड़ा बहुत डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट भी है, किसी को सुनता नहीं, किसी से बात नहीं करता है, उसका मन में क्या आ रहा है वही। तो ऐसा सरकार के खिलाफ में, उनका नीति के खिलाफ में, उनका पॉलिसी के खिलाफ में आपको फाइट करना है, तो आप एक नहीं होगा तो कैसे करेगा? तो इफ एवरीबॉडी, all LPS employees, if they don't opt for the UPS, सरकार को नीचे उतरना ही पड़ेगा, वो ऊपर नहीं बैठ सकता। वो उसको नीचे आके आप लोग के साथ बैठ के बातचीत करके पुराना पेंशन स्कीम को रेस्टोर करने के अलावा उनका कोई रास्ता नहीं। बट दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। हम लोग गेट कर सकता है, हम लोग प्रचार कर सकता है, कैंपेनिंग कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दस्तखत करने का अधिकार कर्मचारी का हक है। And that is why AIDF was very rightly taken this decision. And let us see, जून 30 तक हम लोग पूरा हिंदुस्तान में ऐसा सेमिनार करेंगे। We will do it. We will try our maximum. And हम कंक्लूड करने का पहले और एक अपील है आपको। मैं 20 तारीख पूरा हिंदुस्तान का वर्किंग क्लास एक दिन का हड़ताल में जाता है। मेन मुद्दा है 4 लेबर कोड। ट्रेड यूनियन अधिकार खत्म कर रहा है, आईडी एक्ट में कितना प्रोविजन है वो खत्म कर रहा है। 100 साल का लड़ाई के बाद इंडियन वर्किंग क्लास को तो कितना कानून मिला, आजादी का पहले, आजादी का बाद, सब खत्म करके 4 लेबर कोड बना के अभी लागू करने का चक्कर में है। लागू करेंगे तो बहुत हम लोगों का अधिकार चलेगा। वेरी डिफिकल्ट। तो देश का पूरा कर्मचारी, पूरा सेंट्रल ट्रेड यूनियन, उसमें बीएमएस नहीं है, बीएमएस छोड़ के बाकी एचयूसी, एचएमएस, सीआईटीयू, आईटीयू सब लोग, एवरीबॉडी इज। तो वी हैव टू जॉइन, वी शुड आल्सो जॉइन, कारण हम इंडस्ट्री में काम कर रहा है, हमको भी ट्रेड यूनियन एक्ट अप्लीकेबल है, आईडी एक्ट अप्लीकेबल है, फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल है, सभी कानून हमको भी अप्लीकेबल है। तो वी शुड हैव जॉइन द स्ट्राइक। लेकिन हम लोग को एक टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें।
हमारा रिकग्निशन रूल का अनुसार हमको स्ट्राइक बैलेट पहले लेना पड़ेगा। तो ऑल द 400 का ऊपर तो अफिलिएटेड यूनियंस है, उनको तो पूरा हिंदुस्तान में स्ट्राइक बैलेट लेने के लिए मिनिमम 2 हफ्ते का टाइम चाहिए। फिर हमको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में रखा है तो 6 वीक का नोटिस देना है स्ट्राइक के लिए, तो समय नहीं। सो देयरफॉर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिसाइड किया ये सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का 1 दिन का हड़ताल का डिसीजन को एआईडीएफ का नेशनल एग्जीक्यूटिव पूरा समर्थन कर रहा है, लेकिन इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम हड़ताल में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन इस डिमांड्स का फेवर और हमारा डिमांड्स इंक्लूडिंग यूपीएस ये सब डिमांड्स को लेके हम 20 तारीख ड्यूटी के लिए 1 घंटा लेट में जाए। We will go 1 hour late after holding demonstration in front of all the defense establishments in support of the strike demands and हम लोग का demands। तो ये 20 तारीख का प्रोग्राम भी कॉमरेड्स आप बंगाल में हमारा सभी डिफेंस यूनिट्स में आप सक्सेसफुली उसको ऑर्गेनाइज करिए। तो डेफिनेटली ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन तो लड़ाकू फेडरेशन है। अब कोई भी सरकार दिल्ली में रूलिंग में रहो, हमको कोई लेना देना नहीं, हम कोई सरकार का साथ सरेंडर नहीं करेंगे। हम उस सरकार का नीति का खिलाफ में लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। हम लोग का डिमांड्स अचीव करने का समय तक ये मूवमेंट को आगे लेके चलना है। इसलिए हम कंक्लूडिंग में फिर अपील कर रहा हूं, ऑल एनपीएस एम्प्लॉई शुड टेक ए फर्म डिसीजन। हम एनपीएस में रह के ओपीएस के लिए फाइट करेंगे। आई विल नॉट ज्वाइन यूपीएस, आई विल नॉट कमिट सुसाइड। ये निर्णय आप लोगों को लेना है। मुझे पूरा विश्वास है एम्प्लॉयज आर एजुकेटेड, एम्प्लॉयज आर अवेयर, एम्प्लॉयज को मालूम है ये सरकार कौन सा तरीके से चल रहा है। इसलिए मुझे विश्वास है जून 30 तारीख के बाद हम लोग को एक अच्छा खबर मिलेगा करके हमको विश्वास है। उस ताकत को लेके आने वाला दिन का प्रोग्राम एआईडीएफ निर्णय करेगा। आप लोग सब उसमें शामिल होना चाहिए। इतना बोल के, इतना पेशेंटली इस सेमिनार को आप लोगों ने सक्सेस किया। आप सबको एआईडीएफ की तरफ से और हमारा यूनियन की तरफ से हम अभिनंदन करता हूं। आप सबको बधाई, आप सबको धन्यवाद। लाल सलाम।